बड़ी खबर के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस का धनबाद कनेक्शन सामने आया है। शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में चंद्रनाथ मर्डर केस का धनबाद कनेक्शन, और सूत्र ये कह रहे हैं कि पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जो बाइक हत्याकांड में बरामद की गई है उसका नंबर फर्जी था। अपराधियों ने धनबाद के एक सेल कर्मी विभाष भट्टाचार्य है उसकी बाइक के नंबर का फर्जी इस्तेमाल किया था, और हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक के नंबर के आधार पर बंगाल पुलिस धनबाद के पाथरडीह पहुंची। पुलिस सेल कर्मी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो शुवेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। 6 मई को घटना को अंजाम दिया गया था, और अब उस हत्या के तार धनबाद जिला से भी जुड़ गया है। हत्या में अपराधियों ने जिस बाइक का उपयोग किया था उसका नंबर धनबाद से जुड़ा हुआ है। वह नंबर धनबाद के ही सेलकर्मी के बाइक का है, और इस बाइक के नंबर के आधार पर पश्चिम बंगाल की पुलिस धनबाद पहुंचकर जांच पड़ताल की है। पाथरडीह थाना में जिस सेल कर्मी का बाइक नंबर का प्रयोग किया गया था उससे घंटों पूछताछ भी की गई। हालांकि जिस बाइक नंबर का उपयोग अपराधियों ने मुख्यमंत्री के पीए की हत्या में किया था वह बाइक सेल कर्मी के घर में ही मौजूद था, और जिस बाइक मॉडल का हत्या में उपयोग किया गया था उससे अलग सेल कर्मी का बाइक का मॉडल था। शुरुआती जांच में पूरी तरह से अपराधियों की जो मंशा थी कि नंबर को दिखाकर पुलिस को गुमराह किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं असफल हो गया है। वहीं सेल कर्मी का बाइक उसके घर में ही मौजूद होने से यह स्पष्ट हो गया है कि अपराधियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह की करतूत की थी। फिलहाल हत्या की गुत्थी तो नहीं सुलझी है, लेकिन बाइक का नंबर धनबाद से होने के कारण तार अब यहां जुड़ चुका है। हत्या की गुत्थी कब तक सुलझती है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से सियासत जरूर तेज हो गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबर गोड्डा से, जहां केंदुआ गांव में डायन बिसाही के शक में महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। गांव की एक महिला को डायन बताकर पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा है। महिला गंभीर रूप से इस पिटाई में घायल बताई जाती है। परिजनों के मुताबिक महिला को कई सालों से सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। डायन लगे का सब गोटा आका करबे एकरा मार रखरा खाली मोहन सा मारल। हाँ, गणेश के बेटा। सुबह हमको करीब 5:30-6 बजे करीब हमको फोन किया कि इनके दामाद द्वारा किसे मतलब सास, इनकी दामाद सास रहेगी तो सास को मारपीट किया है। वो दीना मतलब क्यों मारपीट किया, वो हुरा फेंकने का, वही डायन बोल के ही इस तरह हमको पता चला। तो इसके बाद हम ये यहाँ आए, मतलब डायरेक्ट आए हम राजा बेटा आए, तो वहाँ के आदमी सब बोला कि नहीं अभी यहाँ से इंजरी कटवा के हॉस्पिटल में है। फिर हॉस्पिटल गए तो इनसे पूछे तो ये लोग द्वारा बोला कि हम केस करेंगे। तो हम आवेदन मेरे द्वारा ही लिखा गया है, आवेदन में जो इन्होंने बताया वही हमने लिख दिया। और इस मामले पर न्यूज़ 18 के सुलग से सवाल ये कि आखिर कब तक अंधविश्वास के नाम पर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, बर्बरता की जाती रहेगी? कब तक अंधविश्वास की भेंट महिलाएं चढ़ती रहेंगी? आवेदन के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मारपीट करने वाले आरोपियों की कब गिरफ्तारी होगी? खबर जामताड़ा से, जहां नारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची तालाब से नहाकर अपने घर लौट रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गुस्साए लोगों ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया।
आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है। करीब 3 घंटे तक यातायात पूरी तरह से यहां बाधित रहा। पुलिस के आश्वासन के बाद जाकर जाम हटाया गया। बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर 4 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हुई और हादसे में एक शख्स की मौत की खबर आती हुई। घटना में 3 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक के बाद एक 4 वाहन जो हैं आपस में ही टकरा जाते हैं। घटनास्थल पर हालांकि राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही, क्या कारण रहे, इसकी जांच इस वक्त चल रही है। गोरहर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर राजधानी रांची से, जहां सदर थाना क्षेत्र में 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे के लापता होने का मामला अब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मनीष पांडे की बेटी अदिति 9 मई की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी और इसी दौरान वो अचानक से लापता हो गई। जब अदिति नहीं मिली तब परिजनों ने आसपास और पूरे मोहल्ले में इसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घटना के बाद परिजनों ने सदर थाने में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि अब तक अदिति को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं है। बच्ची के गायब होने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में लोग चिंतित हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बच्ची की मां को आशंका है कि बच्ची का किसी ने अपहरण कर लिया है। सुबह 4 बजे तक ढूंढे हैं, अभी तक भी ढूंढ ही रहे, लेकिन अभी तक एक भी सुराग नहीं पता चला है मेरे बच्चे का। क्या लगता है आपको बच्चों का? मेरा उम्र 1.5 साल की है। क्या लगता है आप? हमको तो लग रहा है कि कोई ले गया उसको यहाँ से। कोई ले गया, यहाँ से ले गया। हम लोग वो चीज नहीं देखे हैं, हम लोग नहीं बता सकते कि वो कहाँ से गई है, लेकिन बच्ची यहीं से गायब हुई है। जहाँ से यहाँ रोड पे गई है, घर से गई है, नहीं पता हम लोग को। नाला का कोई? नहीं, नाला में वो नहीं आई है। नाला में वो आई ही नहीं, कभी नहीं आती है इधर। यहाँ बहुत दिन से रह रही है ना, यहाँ से नहीं आई है अभी तक। तो कुछ न कुछ सुराग तो जरूर मिलता। प्रयासरत है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकुशल बच्चा बरामद हो जाए। क्या बताया परिवार, क्या हुआ? परिवार को लोग बता रहे हैं कि बच्चा था घर में, उसके बाद बच्चा जो है सो आपस में बच्चा खेल रहा था, तो वहीं बगल से बड़ा नाला भी गुजर रहा है। हम लोग उस पर भी फोकस किए हुए कि हाँ कहाँ कहीं बच्चा है कि इधर जा सकता है, हम लोग देख रहे हैं। खबर रांची से ही, जहां के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित विद्यानगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बहू पर अपने ही बीमार ससुर की हत्या करने का आरोप लगा है। मृतक की पहचान शहर के चर्चित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर केपी गुप्ता के रूप में की गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बहू ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। बताया जाता है कि उसने घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया, लेकिन वारदात का फुटेज पहले ही पति के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका था और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस को मामले को लेकर अहम सुराग मिला। परिजनों का यह भी कहना है कि बहू और ससुर के बीच अक्सर घरेलू बात को लेकर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुटी है। तकिया से मुंह पे ढक के हत्या कर दिया गया है। ये निकिता कुमारी मेरी पत्नी। क्यों, क्या लगता है? नहीं पता, साइको किलर टाइप का। वो वीडियो में आप देखिएगा, आप देख के एकदम चौंक जाइएगा कि ऐसा भी दरिंदा हो सकता है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पत्नी ने हत्या की है? कोई वीडियो है सीसी कैमरा में। उसमें तो बाहर का दिख रहा है, अंदर कहाँ दिख रहा है? अंदर में पापा चिल्लाने का आवाज, टोटल चीज। खबर बोकारो से, जहां के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोप है कि दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घायल ससुर का इलाज अस्पताल में जारी है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है और परिवार का आरोप कि शादी के बाद से ही राकेश कुमार अपनी पत्नी से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहा था।
आए दिन धमकियां दी जाती थी, जिसे लेकर परिवार में लंबे वक्त से तनाव और विवाद चल रहा था। सर तो आकर के सीधे हमला कर दिया और मेरा चेन था वो गले में, उसको भी छीन लिया और दुकान में पैसा वैसा था गला उससे भी निकाल कर और भागा मार के। समझे वहाँ स्कूल में भी जाके एकांश मिश्रा उनका बेटा जो है उनको भी हमला करने के लिए गया था। हम खुद विकलांग है, मेरा एक हाथ भी नहीं है, तो इसीलिए हम उसको क्या कर पाएंगे, उसी सीधे आकर के हमने एक कर दिया। दुकान में ही बैठे हुए थे और हम लोग सब घर के अंदर थे, हम लोग को पता नहीं था। अचानक से मेरे जो हस्बैंड हैं राकेश मिश्रा झरिया के हैं, पड़ा उधर पड़ा नियर दुर्गा मंदिर, वो आते ही सीधा फरसा लेकर के आए थे और सीधा हमला करते हैं। और भी उनके साथ बहुत कोई था, ऐसा नहीं कि वो अकेले थे, और भी बहुत कोई था। और वो आए थे सीधा फरसा लेकर के, कुछ बोला कहा सुनी कुछ भी नहीं, ना कुछ हुआ है, ना मारपीट, ना कोई ऐसा। पारिवारिक विवाद है पहले का, बट ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा है। पारिवारिक विवाद चल रहा है हम लोग का, वो बहुत शुरू से ही मेरे साथ शादी के टाइम से ही ऐसा कर रहे हैं। आज 6 साल हो गया, 6 साल से वो ऐसे ही कर रहे हैं मेरे साथ। तो झारखंड की खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन इस वक्त खबर बिहार से, जहां सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहली बार आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना से ये बड़ी खबर, जिसमें सम्राट सरकार में प्रशासनिक फेरबदल। इस वक्त बिहार में 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। परेश सक्सेना डीजी आर्सेनिक सुरक्षा के बनाए गए हैं। अब ये वो नाम एक एक करके, निर्मल कुमार आजाद, सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। प्रशासनिक फेरबदल जिसमें एक एक नाम इस वक्त आपके सामने, अमित कुमार जैन एडीजी ईओयू बनाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ अब देखिए, जहां पर सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अतिरिक्त प्रभार एडीजी यातायात का अमित कुमार जैन। और संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए। अमित, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बिल्कुल, देखिए ये सम्राट सरकार में ये पहली इतनी बड़ी फेरबदल है। चाहे वो आईपीएस गलियारे की बात कर ले या आईएएस गलियारे की बात कर ले, तो बड़ी फेरबदल की गई है। और हाल ही में, हालांकि 31 दिसंबर को ये फेरबदल किया गया था, प्रशासनिक गलियारे में बड़ी फेरबदल की गई थी। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, तभी से ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द बड़ी फेरबदल होगी। और आज इस फेरबदल पे कहीं ना कहीं मोहर लगा दिया है सम्राट सरकार ने। बताते चले कि परेश सक्सेना को डीजी आर्सेनिक सुरक्षा बनाया गया है, निर्मल कुमार आजाद को डीजी प्रशिक्षण बनाया गया है, सुधांशु कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अतिरिक्त प्रभार जो है एडीजी यातायात का भी रहेगा इनके पास। अमित कुमार जैन जो है एडीजी ईओयू है। नैयर हसन खान जो अब तक एडीजी ईओयू के प्रभार में थे, इन्हें बीएसएफ का कमान दिया गया है। डॉक्टर कमल किशोर सिंह को जो है एडीजी रेलवे का कमान दिया गया है। अजिताभ कुमार को एडीजी सीआरबी का, संजय सिंह एडीजी बजट अपील एवं कल्याण में रहेंगे। अतिरिक्त प्रभार जो है इनके पास एडीजी सुरक्षा का रहेगा। अमित लोढ़ा एडीजी तकनीकी सेवा संचार के प्रभार में है दिया गया इन्हें। अमृत राज जो है एडीजी साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई की बनाए गए हैं। केएस अनुपम जो एडीजी कमजोर वर्ग बनाई गई है। विकास वैभव को काफी लंबे समय के बाद फील्ड में प्रस्थापन मिला है। आईजी मगध रेंज बनाया गया इन्हें। सतविंद्र सिंह जो आईजी मगध रेंज थे, इन्हें विशेष सचिव गृह विभाग में लाया गया है। टी कनन को आईजी प्रोविजनिंग, अतिरिक्त प्रभार जो है आईजी आधुनिकीकरण का दिया गया है। रंजीत कुमार सिंह को आईजी ईओयू बनाया गया है और संजय कुमार को जो है आईजी एसटीएफ बनाया गया है। तो इसी तरह से अगर आईपीएस गलियारे की बात कर रहे थे हम, आईएएस गलियारे की बात करें तो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि कुमार रवि जो है वो स्वास्थ्य सचिव बनाए गए हैं। और स्वास्थ्य जो है मंत्री निशांत कुमार है, नीतीश कुमार के बेहद भरोसे के हैं कुमार रवि। और निशांत कुमार जो है उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे काम करते नजर आएंगे। संतोष मल को आपदा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके अलावा लोकेश कुमार सिंह की बात करें तो पर्यटन विभाग में सचिव बनाए गए हैं। अजय कुमार को ऊर्जा विभाग में सचिव बनाया गया है। संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग में सचिव बनाया गया है। प्रणब कुमार, बिल्कुल, तो ये तकरीबन 16 ऐसे नाम हैं जिनमें आपको बड़ी तब्दीली नजर आ रही होगी और बड़ा एक प्रशासनिक फेरबदल इस वक्त आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। और पटना से एक और बड़ी खबर, जिसमें सम्राट सरकार में जिस प्रशासनिक फेरबदल की हम बात कर रहे हैं, उसमें कई आईएएस ऑफिसर का तबादला भी हुआ है। कुमार रवि स्वास्थ्य सचिव बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे थे।
निशांत कुमार हैं इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री, और स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि को बनाया गया है। संतोष मल को आपदा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है और लोकेश कुमार सिंह को सचिव पर्यटन। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आनंद, कई आईएएस ऑफिसर जिनका तबादला, इस पूरे प्रशासनिक फेरबदल को, इस तबादले को किस लिहाज से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद प्रशासनिक तबादले पर उन्होंने साफ साफ मैसेज दे दिया है कि उन अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है जिनकी छवि विकास को लेकर जानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि चंद्रशेखर जो पटना के डीएम भी रह चुके हैं, उनको भी एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। उन्हें इसके पहले वो कई सारे विभागों में थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है कि वो जल संसाधन विभाग के सचिव बनाए गए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण ये तबादला है। इसके अलावा श्री चंद्रशेखर सूचना जनसंपर्क विभाग के भी सचिव रहेंगे। इसके अलावा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार विकास मिशन पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। और इसके अलावा हम अगर आपको बात करें तो इसके अलावा प्रणव कुमार जो भवन निर्माण विभाग के सचिव बनाए गए हैं, लेसी सिंह इसकी मंत्री है, इस विभाग की मंत्री हैं। इसके अलावा कुमार रवि जो सबसे महत्वपूर्ण है, कुमार रवि नीतीश कुमार के भी काफी भरोसेमंद माने जाते हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। उनको भी स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें निशांत कुमार मंत्री हैं इस विभाग के। इसके अलावा आनंद किशोर जो बिहार के वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं, उन्हें जो वित्त विभाग है पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। इसके अलावा एच.आर. श्रीनिवास है, उन्हें सचिव संभाल कर अपर सचिव समाज बिल्कुल, यानी कि ये तमाम ये तब्दीलियां इस लिहाज से कि और बेहतर तरीके से कार्य को संपादित किया जाए, और इस लिहाज से इस तब्दीली को देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से रुक करेंगे झारखंड की खबरों की तरफ। तो गुमला से बड़ी खबर, जहां पर बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से पिटाई की गई। घर में घुसकर बेरहमी से बुजुर्ग दंपति को पीटा गया। बंदूक के बट से इनके ऊपर हमला किया जाता है और हमले में बुजुर्ग महिला का हाथ टूट गया है। आरोपी अर्जुन का आपराधिक इतिहास बताया जाता है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और अर्जुन राम को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बसिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर रांची से, जहां पंडरा ओपी क्षेत्र के फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जानकारी के मुताबिक परीक्षा की पहली शिफ्ट के दौरान ड्यूटी पर तैनात इन्विजिलेटर को कुछ अभ्यर्थियों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। उन्होंने देखा कि 6 अभ्यर्थी लगातार कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे, जबकि प्रश्न खुद हल होते जा रहे थे। इस पर संदेह होने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम परीक्षा सेंटर पर पहुंचती है। तकनीकी जांच शुरू की गई और जांच में सामने आया कि संबंधित कंप्यूटरों को रिमोट एक्सेस के जरिए कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा था। वहीं बैठा हुआ सॉल्वर गैंग परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर हल कर अभ्यर्थियों के स्क्रीन पर भेज रहा था। सॉल्वर गैंग ने हर अभ्यर्थी से 15 लाख रुपए में इसका सौदा किया और सेंटर के सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार पर भी गैंग से मिली भगत का आरोप है। हालांकि मौके से आरोपी फरार हैं। कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा में शामिल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। और इस मामले की जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद इस पूरे जो जोन को, जो परीक्षा सेंटर है, उसे पूरी तरह से सर्च किया। यहाँ से कुल 6 विद्यार्थियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो परीक्षा केंद्र है उसे भी सील कर दिया गया है। खासतौर से जो जानकारी अब तक सामने आई है, रिमोट एक्सेस जो ऑनलाइन परीक्षा के दरमियान वो किया जा रहा था। कंप्यूटर खुद से ही सवाल को हल कर रहा था। तो इन कंप्यूटर का एक्सेस जो है वो सॉल्वर गैंग के पास था। इस तरह की जानकारी फिलहाल मिली है और इसी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना है और फिलहाल इस पूरे नेक्सस को डिकोड करने में रांची पुलिस की टीम जुटी हुई है। वरीय अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस को इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य आने वाले दिनों में
मिलते हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर जमशेदपुर से, जहां बोड़ाम थाना के डिमला लेक के लेक व्यू रिसोर्ट में ग्रामीणों ने कथित सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। इसे लेकर मौके पर जमकर हंगामा देखने को मिला। ग्रामीणों ने 3 युवतियों और युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने का दावा किया है। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीण हाथों में डंडा लेकर रिसोर्ट को बंद कराने के लिए पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रिसोर्ट के गेट को बंद कर पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हम लोगों को यहाँ सूचना मिला है कि पतंजलि का आड़ में यहाँ रिसोर्ट का चलाता है, लड़का लड़की ओयो जैसा बना के रखा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो यही हम लोग ग्रामीण आए हैं रोकने के लिए। ये सब गांव के अंदर चलना नहीं चाहिए। आए तो क्या मिला यहाँ पे? यहाँ लड़का लड़की कपल मिला है, रूम से हम लोग निकाले हैं। कितना लड़का लड़की है? 3 लड़का 3 लड़की है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कपल्स का आना जाना इस गांव के लिए सूटेबल नहीं है। अब क्योंकि गांव के अंदर में है ये, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, ये जो कल्चर है, उससे ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता होगा ऑब्वियसली। इसीलिए इन लोगों का आपत्ति है कि ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पहले भी यहाँ रहते तो नहीं हुआ है साहब, पहले के बारे में नहीं बता पाएंगे, हमारे रहते ऐसा नहीं हुआ है। मगर गाँव के लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको थोड़ा सा आपत्ति है इससे कि यहाँ पे कपल्स का आना जाना इस जगह के लिए, क्योंकि ये शहर से थोड़ा दूर है, तो शहर का माहौल यहाँ पे नहीं है, इसलिए गांव वाले नहीं चाहते हैं कि उस तरह का कोई यहाँ पे आए। खबर धनबाद से, जहां लगभग 27 दिन से बंद केंदुआ और धनबाद बोकारो मुख्य जो मार्ग है उसे लेकर उसे चालू करने को लेकर धरने पर लोग बैठे हुए हैं। विधायक राज सिन्हा का 24 घंटे का अनशन समाप्त हुआ है। पीवी एरिया के जीएम जीसी साहा ने मौके पर जाकर विधायक से बातचीत की और सड़क बंद रखने के पीछे तकनीकी और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की जानकारी दी। सोमवार को उपायुक्त आदित्य रंजन वैज्ञानिकों के साथ बैठक करेंगे और सड़क चालू नहीं होने पर विधायक राज सिन्हा ने आगे भी आंदोलन करने की बात कही है। दरअसल 1 महीने पहले केंदुआडी में भूधसान की घटना हुई, जिसके बाद धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया। पिछले 27 दिनों से सड़क बंद है, लोग वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करने को मजबूर हैं। अभी डीसी महोदय से सुबह बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सोमवार का समय दिया है कि वो तकनीकी विशेषज्ञों से राय लेकर के, और ऐसा कुछ बहुत विपरीत रिपोर्ट नहीं आया तो मैं सोमवार से रोड निर्माण के लिए प्रक्रिया को चालू कराऊंगा। फिर और नहीं होगा तो फिर अब आंदोलन के विकल्प तो कई विकल्प हैं, खुले हुए हैं। हमारे क्षेत्र है तो हमारे गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमको तो उसको बोलना पड़ेगा। और 1 मिनट, विधायक जी जो प्रयास में लगे हुए हैं, इस प्रयास में कई स्टेक होल्डर है, जो हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग कई बार सुन चुके हैं, तिवारा बता रहे हैं कि इसमें स्टेट हाईवे अथॉरिटी है, माडा के अथॉरिटी है, बीसीसीएल के अथॉरिटी है और इसमें जिला प्रशासन के भी अथॉरिटी है। इसमें समन्वय एक बैठक करने के लिए हमारे विधायक जी कोशिश में है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द करा करके